स्पाइनल कोर्ड मीन्स मेरु रज्जु। मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग से मेरु रज्जु बनता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो पहला है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करना। मस्तिष्क की ओर आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, जो भी संचार होता है ना उसका वो संवहन करता है। नोट में दिया गया प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें क्रमशः कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिका कहते हैं, मतलब कैडिनल और स्पाइनल कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है। काफी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में 12 जोड़ा कपाल तंत्रिका और 31 जोड़ा मेरुरज्जु तंत्रिका पाया जाता है। आगे है न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका उत्तक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। फिर से रिपीट करो इसको, तंत्रिका उत्तक की इकाई को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नॉर एड्रिनल नामक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। नॉर एड्रिनल नामक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। स्वयंवेत्ता तंत्रिका तंत्र। स्वयंवेत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिका तंत्र की आपूर्ति करता है। स्वयंवेत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लेंगली ने 1921 में प्रस्तुत किया। स्वयंवेत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी और प्रानुकंपी। पहला दिया गया अनुकंपी तंत्र का कार्य। यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है। इसमें क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। यह लार ग्रंथि के स्राव को कम कर देता है। यह हृदय संपंदन मतलब स्कंदन जो होता है हार्ट बीट उसको तेज करता है। स्वेद ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ कर देता है। आंख की पुतली को फैलाता है। मूत्राशय की पेशियां का विमोचन करता है। आंत्र में कर्मानुकुचन गति को कम करता है और इसके द्वारा श्वसन दर क्या होता है? तीव्र हो जाता है। अगर दिया यह रक्त दाब को बढ़ाता है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को भी बढ़ाता है। यह रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या को वृद्धि करता है। यह रक्त के थक्का बनाने में भी मदद करता है। इसके सामूहिक प्रभाव के भय, पीड़ा व क्रोध का प्रभाव पड़ता है। अरानुकंपी तंत्रिका का कार्य। इस तंत्र का कार्य मतलब ये तो हो गया मतलब अनुकंपी का था। अब है प्रानुकंपी तंत्र का कार्य। तो इसमें अनुकंपी के क्या होता है? विपरीत होता है। मतलब इसमें ब्लड प्रेशर हाई था मेन रीजन ओवरऑल। नीचे जो प्रानुकंपी का है यह रुधिर वाहिकाओं की गुहा को चौड़ा कर देता है, किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर मतलब उसको जो ऐसे ही छोड़ देता है और सारे को वो मतलब चौड़ा कर देता है। यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। मूत्राशय व अन्य पेशियों को संकुचन उत्पन्न करता है। अन्यात्री भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। इस तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थितियां उत्पन्न होती है प्रानुकंपी में। अब छठा दिया गया कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इसमें सारा बोन सब जो भी है वो आपको याद करना पड़ेगा। पूरा इसमें रटने वाला ही है तो इंपॉर्टेंट है। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। देखो आप लोग वीडियो को शेयर वेयर नहीं कर रहे हो कुछ दिनों से, तो रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मैं अधिक नहीं कहता, सप्ताह में कम से कम 1-2 वीडियो तो शेयर कर दिया करो, ठीक ना। तो चलो यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। वो पढ़ा रहे हैं मैथ आप लोगों को जाएगा, काफी योग्य है। वो तंत्र 2 भागों का बना होता है। एक है अक्षीय कंकाल और दूसरा क्या है? उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल क्या होता है? अक्षीय कंकाल शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुक दंड तथा छाती की अस्थियां। सिंपल शब्दों में अगर कहे तो ऐसा भाग जो शरीर के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है उसको हम क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल। ओके। खोपड़ी है आगे, स्कूल मतलब अक्षीय कंकाल के अंतर्गत जैसे पढ़े हैं ना, खोपड़ी, कशेरुक दंड और छाती। तो पहला हमारा क्या है? खोपड़ी। मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं।
हमारा जो सर है उसके अंदर जो कंकाल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं, स्कूल कहते हैं। इसमें 29 अस्थि होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। खोपड़ी में कितना अस्थि होता है, 29 होता है। इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित करती है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहा जाता है, कपाल कहा जाता है, क्रेनियम कहा जाता है। कपालों की सभी अस्थियां सिवनों के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी होती है। इनके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरा को बनाती है। काफी इंपॉर्टेंट, ये सब पढ़ रहे हैं ना अभी। जैसे अस्थि मतलब कितना था खोपड़ी में, 29, 29। फेस जो होता है अतिरिक्त, चेहरा बनाने के लिए कितना हड्डी है, 14, 14। और कान में कितना है, 6 हड्डी है। फिर से रिपीट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। खोपड़ी में कितना हड्डी है, 29। चेहरे में कितना हड्डी है, फेस में 14। और कान में कितना हड्डी है, 6। हाइड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में रहती है। क्लियर। अब यहाँ ऊपर एक बॉक्स में एक लिस्ट दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। बाल्यावस्था में, देखो प्रश्न को ध्यान से समझो, एक प्रश्न रहेगा नवजात शिशु में, जो नया शिशु जन्म लेता मतलब शैशवावस्था जिसको कहते हैं, उसमें होता है 300, ठीक ना। और बाल्यावस्था में क्या होता है, 208, मतलब शैशवावस्था से थोड़ा ऊपर। और जब तक बच्चा बैठना नहीं शुरू कर देता है तब तक होता है मतलब 208। लेकिन जब बैठना शुरू करता है ना, तो जैसे पक्षी को तो नहीं, जैसे बंदर को पूंछ होता है ना, तो नीचे से जो 2 मतलब कैसे रुका का जो 2 हड्डी होता है ना, वो धीरे धीरे गायब होना शुरू करता है जब बच्चा बैठना शुरू करता है। तो ओके, तो फिर वो 206 हड्डी हो जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, मनुष्य के शरीर में कुल कितना है, 206 हड्डी। बाल्यावस्था में रहेगा तो 208 हड्डी। नवजात शिशु रहेगा ना, नया नया जो बच्चा जन्म लेता है शैशवावस्था तक, तो उसमें होता है 300 हड्डी। गलती नहीं कर लेना, ये 200, 300 और 208 बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। कहीं कहीं बोलेंगे सर 208 लिखा है, कहीं कहीं 300 लिखा है। तो नवजात शिशु 300 और बाल्यावस्था 208। क्लियर हो गया होगा। सिर में कुल पढ़े 29 हड्डी होता है। कपाल में कितना हड्डी होता है, 8 होता है। फेसियल मतलब फेस में कितना था, 14। और कान में कितना था, 6 हड्डी था। पूरा याद रखना इसको। रीढ़ की कुल हड्डी की संख्या 33 होता है प्रारंभ में, और रीढ़ जब विकसित हो जाएगा तब कितना होगा, 26 होगा। आपसे ये पूछा जाता है 33 वाला, ठीक है ना। रीढ़ में कुल कितनी हड्डी होती है, 33। पसलियों की कुल संख्या होती है 12 जोड़ी या नहीं तो 24, 12 जोड़ी या 24। अब आगे आते हैं, कशेरुक दंड में क्या सब दिया गया है। वर्टिब्रल कॉलम जिसको कहते हैं, मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरिकाओं के मिलकर बना होता है, जिसको हम रिब कहते हैं ना, पीछे का जो वो रिब होता है पीठ के पीछे जिसको कहते हैं। इन गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। संपूर्ण कशेरुक दंड को हम निम्नलिखित भागों में विभक्त करते हैं। इसका पहला कशेरुक, जो कि एटलस कशेरुक कहलाता है, खोपड़ी को साधे रहता है। मतलब जब किसी को फांसी लगाया जाता है ना, तब यही कशेरुक जो होता है वो टूट जाता है और हमारे नस वाले भाग को दबा देता है और आदमी मर जाता है, ठीक ना। तो हालांकि वो पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस थोड़ा समझाने के लिए मैं बता दें। जैसे कि ये ब्रेन हुआ ना, और ये पीठ का हड्डी हुआ, तो यहाँ पे जो ये होता है ना, ये होता है एटलस कशेरुक। अब ऐसा नहीं कहना कि सर ऐसा हड्डी किसका होता है। आगे यहाँ दिया रहा है कशेरुक दंड का कार्य क्या सब है, ठीक ना। तो सिरे को ये साधे रखता है, सिरे को साधे रखता है। यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। यह मनुष्य को खड़ा होकर चलने, खड़े होने आदि में मदद करता है। यह गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करता है, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन को धड़ से मोड़ने में सफल होता है, मतलब वो घुमा पाता है मुंह को। यह मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ पे जो कशेरुक दिया गया पार्ट, उसका मतलब वर्टिब्रल का जो होता है ना, उसका दिया गया है। तो गर्दन में 7 कशेरुक होता है, गर्दन में 7, वक्ष में 14 कशेरुक, कटी में 5, त्रिक में 5 और पुच्छ में 4 कशेरुक। एक बार इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। कार्विकल रीजन में 7, थोरिकिक रीजन में 12, लिम्बर रीजन में 5, एस्कारल रीजन में 5 और कॉर्डल रीजन में 4 कशेरुक होता है। टोटल 33 कशेरुक। उपांगीय कंकाल, मतलब दूसरा क्या है, उपांगीय कंकाल। इसके निम्न भाग हैं। पहला है पाद अस्थि, दोनों हाथ पैर मिलाकर 118 अस्थि होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों हाथ और दोनों पैर मिलाकर 118 अस्थि होता है।
मेखलाएं। मनुष्य में अग्रपाद और पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं जिन्हें मेखलाएं कहते हैं। मतलब पाँव को एक एडजस्ट करने के लिए जो लगा होता है ना, उसको मेखलाएं कहते हैं। फिर से यहाँ रिपीट करेंगे, ये सब हड्डी आपको याद करना पड़ेगा। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला कहा जाता है, पेलेविक ग्रेडल। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थियां ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर जुड़ी होती है। फीमर वही हड्डी होता है जांघ वाला जो कि शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है। यहाँ पे अब हड्डी का नाम सब दिया गया है और कितना हड्डी होता है तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा सही से। कान में अभी हम लोग कितना पढ़े थे, 6 हड्डी होता है, जिसमें कि मेलियस 2 होता है, इनकस 2 होता है और स्टेपस 2, मतलब दोनों कान में एक एक होता है तो 2 हो जाएगा ना। स्टेपस सबसे छोटा हड्डी होता है ह्यूमन बॉडी का, तो याद रखना स्टेपस और फीमर, ठीक ना। ऊपरी बाहु में जो होता है ह्यूमरस होता है, 2 होता है ऊपरी बाहु में ह्यूमरस। अग्र बाहु में रेडियो अल्ना 2 होता है, ये भी। कलाई में कॉर्पलस। देखो प्रश्न, आपको हड्डी का नाम याद रखना पड़ेगा, प्रश्न कैसे आएगा बताता हूं। स्टेपस मानव शरीर के किस अंग का हड्डी है, तो कान का। कार्पिलस किस पार्ट का हड्डी है, हाथ पांव नाक ऐसे दे देगा, तो कलाई का हड्डी। तो आपको सब नहीं याद करना, जैसे कान का हड्डी याद करना है, कलाई का हड्डी, पांव का हड्डी, पांव वाला कहाँ गया, जांघ वाला तो याद ही होगा, और एक ये सब घुटना का है ना, पटेला ये पूछा जाता है, टीबिया पूछा जाता है। टीबिया पांव का ही है लेकिन ये पिंड लिखा गया है, टांग लिखा जाएगा आपको एग्जाम में, टांग। टीबिया किसका है, पांव का हड्डी है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आपको याद करना होगा ये, ठीक ना। कर्ण का 3 हड्डी कौन कौन सा है, मलेयस, इनकस और स्टेपस, ठीक है। ऊपरी बाहु का ह्यूमरस, अग्र बाहु का रेडियो अल्ना, कलाई का कॉर्पलस, हथेली का मेटाकॉर्पलस, उंगलियों का फेलेंजेज जो कि 28 हड्डी होता है उंगलियों में। जांघ का फीमर 2 होता है दोनों जांघ में। पिंडली में टिबिया 4 होता है, टिबिया फिबुला 4। घुटना में पटेला 2। टखना में हड्डी का नाम है टार्लस, ये होता है 14। और तलवा में मेटाटार्लस, ये होता है 18। आगे कंकाल तंत्र का कार्य। शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है कंकाल तंत्र। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करता है, श्वास एवं पोषण में सहायता प्रदान करता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी करता है। यहाँ देखो कंकाल तंत्र मतलब वही हुआ बोन मैरो, मतलब आप जो मतलब मांसाहारी होगे, सर्वाहारी होगे, जो चिकन या मतलब कुछ खाते होगे इस टाइप का, तो आप देखते होगे हड्डी के बीच में जो है ना वो ब्लड भरा होता है एनिमल के, तो वही होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा जिसको कहते हैं, ठीक ना। तो वहीं से बनता है ब्लड, तो इसलिए लिखा गया लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यहीं पे कंकाल तंत्र में ही, या बोन मैरो अस्थि मज्जा में। जांघ की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, वही कान की जो हड्डी होती है स्टेपस वो सबसे छोटी हड्डी होती है। कान में टोटल 6 हड्डी हमने पढ़ा और फीमर मतलब जांघ में 2 हड्डी पढ़ा हमने अभी तक। मांसपेशी एवं अस्थि का जोड़ को टेंडन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हड्डी को जोड़ेगा ना तो लिगामेंट होगा, मतलब सेम चीज को जोड़ रहा है वो तो लिगामेंट होगा, और अलग अलग चीज को जोड़ रहा है ना, जैसे मांसपेशी और अस्थि को तो टेंडन। आप कैसे भी अपना दिमाग करके याद करो, सेम चीज को जोड़ रहा है बोन प्लस बोन, ठीक ना, तो वो हो गया लिगामेंट, BBL याद रखो, BBL मतलब बोन और बोन को जोड़ेगा तो लिगामेंट होगा, और मसल्स को जोड़ेगा बोन के साथ तो हो जाएगा टेंडन। तो MBT से अच्छा है BBL। जैसे हमने क्या किया ना कि एसिड टर्न बेस टू रेड, मतलब जो एसिड को नहीं जो पेपर होता है ना, एसिड जब बेस में कन्वर्ट करते हैं तो वो रेड हो जाता है। लिटमस पेपर जो होता है हमने ABR याद रखा है, मतलब अगर BA होगा तो वो क्या हो जाएगा, मतलब बेस अगर एसिड में टर्न होगा तो वो ब्लू हो जाएगा। तो एक याद करोगे ना दूसरा आपका काम निकल जाता है। फिर से समझाता हूँ, हो सकता है आप नहीं समझ